अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी अटन के साथ मैं हूँ ज़ीना सरफराज। दुआ कहूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा और आने वाले हर दिन कामयाबियों और ढेरों ढेर मुसरतें आपके लिए लेकर आए। और अगर आपका किसी भी लिहाज से दिन का आगाज़ अच्छा नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके दिन को बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट और बहुत ज़्यादा जो है खुशगवार बना दें आपके लिए, क्योंकि हमारा मकसद आपके चेहरों पर मुस्कुराहटों को बिखेरना है। हम और आप आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ फिर से एक बार दोबारा एक साथ करते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि डिफरेंट तरह के गेस्ट को बुलाएं और आपसे उनको रूबरू करवाएं, ताकि कहीं ना कहीं हम कभी किसी की बात सुनते हैं, अच्छी बात सुन के हमारे दिमाग में बहुत सारे सवालात चल रहे होते हैं, तो उनका हल हमें मिल जाता है। हमें किसी से कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप परेशानी में हैं तो दूसरे से ज़रूर, अगर आप डायरेक्टली अपने मसले को डिस्कस नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ ऐसी बात दूसरे के सामने ज़रूर करें, ताकि आपके अंदर का जो एक बर्डन होता है, इंटरनली बहुत सारा ऐसा होता है कि हम बोझ लेकर अपने घुट घुट के और एक दूसरे के साथ कहते हैं ना कि चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा करें, आप एक दूसरे के साथ बैठें, जो भी आपका ट्रस्टवर्थी पर्सन है उसके साथ बैठ के बात करें और कोशिश करें कि जब आप सुख है आपकी ज़िंदगी में तो रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर आप सुख में रब का शुक्र अदा करते हैं तो दुख में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को अपने बहुत करीब पाते हैं। और वो ऐसी ज़ात है जो इंसान को किसी हाल में भी अकेला नहीं छोड़ती है। तो कोशिश करें कि रब का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह की आदत को जो है वो अपनी ज़िंदगी में पुख्ता करते जाएं। मसाइल ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा है, खुशी गमी दुख सुख हर तरह का जो है ना इंसान मौसम अपनी ज़िंदगी में देखता है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये टर्न एंड ट्विस्ट, ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी की खूबसूरती है। अगर ज़िंदगी बिल्कुल सादा सी सीधी सीधी चलती जाए तो उसमें वो चाम वो मज़ा नहीं होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई काम करने से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है तो ज़रूर वो काम कीजिए और आगे बढ़िए। अगर नहीं भी कहीं कुछ बेहतर होगा तो एटलीस्ट आप उससे कुछ सीखेंगे। कोई भी आपकी की हुई एफर्ट, कोई भी आपकी की हुई मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। इसी अच्छी बात के साथ कि आप जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और जितनी उसने नेमतें दी हैं बजाय गिले शिकवे करने के अपने दिन का आगाज़ कीजिए। और मौसम बदल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कीजिए। बाहर निकलते हैं तो मास्क और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमेशा से हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम सड़कों पर बड़ी बेहंगम सी सूरत हाल देखते हैं। उसमें बहुत मेजर रोल बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ ट्रैफिक की जो बेहंगम सूरत हाल है वो भी है। और हम देखते हैं कि ऑटो रिक्शा चिंची की हम बात करते हैं, बड़ी फ्रेंडली सवारियां हैं, लेकिन जैसे ही महंगाई का एक दौर हमने देखा है और अभी भी महंगाई चल रही है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी हमें पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती। हम जब सड़कों पे निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक में, स्पेशली अगर रिक्शा की बात करें, क्योंकि रिक्शा एक ऐसी सवारी है जो ज़्यादातर हमें नज़र आती है, उस हवाले से ऐसे कौन से मसाइल भी हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है और ऐसे कौन सी कवानीन हैं जिनकी पासदारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे दो बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ हमें इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे दूसरे मेहमान हैं मियाँ एजाज, मरकज़ी सदर पासपान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका भी बहुत शुक्रिया। मिजाज कैसे हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। चले, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको इसी तरह से तंदुरुस्ती दें। ट्रैफिक की हम बात करते हैं, जब भी हम सड़कों की बात करते हैं, सवारी की स्पेशली बात की जाए, बड़ी फ्रेंडली सवारी है रिक्शा, लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी बेहंगम सूरत हाल हमें सड़कों पे दिखाई देती है। एक रश सा जिसको देखने में आता है ना, और पॉलिसीज़ की बहुत कमी दिखाई देती है, क्योंकि आप यूनियन के सदर भी हैं। तो कौन से ऐसे मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है, स्पेशली अगर रिक्शा ड्राइवर्स के हवाले से बात की जाए तो? देखिए जी, ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक कवानीन मौजूद है इस मुल्क के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आरटी सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं, एक्साइज के दफातर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि आबादी के लिहाज से ट्रांसपोर्ट की तादाद का तयन होना चाहिए कि कितनी बसेज़ शहरों के अंदर चलनी चाहिए, कितनी चिंची रक्शे होने चाहिए, कितने ऑटो रक्शे होने चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमने बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और इतनी तादाद बढ़ गई है। मैं
अभी एक दोस्त से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि इशारा जब बंद होता है तो वहाँ पे रक्षे ही नज़र आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसको किसने दुरुस्त करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमतों का काम होता है कि जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाना होता है, और उसके बाद फिर अदारों का काम होता है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। अवाम तो बेचारी अपने रोज़गार के लिए कोई ना कोई ज़रिया जो है वो तलाश करती है, तो रक्षे भी लोग लेके अपने बच्चों को जो है रोज़गार के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर करे। बिल्कुल। और अब्दुल रहमान, अगर हम देखते हैं कि रिक्शा के हवाले से जैसे बहुत एक बड़ी तादाद हमें नज़र आती है, शायद इतना ज़्यादा ट्रैफिक भर जाने का, और हम देखते हैं कि स्टैंड्स भी अगर बनाए गए हैं तो उसी सड़क के एक साइड पे जो है स्टैंड, जिसकी वजह से सड़क की जो हमें दिखाई देती है ना उसकी चौड़ाई वो भी कम लगती है और बहुत बेहंगम सी सूरत हाल दिखाई देती है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए? और ट्रेनिंग की मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे रिक्शा ड्राइवर के लिए भी, कि जब वो सड़क पर अपनी सवारी लेकर निकले तो उनको पता होना चाहिए कि किन कवानीन को उन्होंने फॉलो करना है। थैंक यू ज़ीनत। देखिए, ये मसला ये बना कि अदालती आर्डर्स भी हैं इस पर, बार बार एक्साइज को भी कहा गया है कि यहाँ पर जो चिंगशी रिक्शाज एज ए रिक्शा मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, सिर्फ वही चलाने की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ पर मसला ये है कि नडवाला रोड या वारसपुरा या मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो यहाँ पर वर्कशॉप्स में ही रिक्शे तैयार किए जाते हैं, बाइक्स ले ली जाती हैं, उसके पिछले जो है वो टायर को काट के उसके बाद जो है वो पीछे बॉडी लगा दी जाती है हल्की सी, और वो जो समझ लें कि उसकी सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखा जाता। जो रक्षा बनाया जाता है उसका वेट के हिसाब से, जो बाइक आगे लगाई जाती है इंजन के हिसाब से, वो सारा कुछ फिट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं किया जाता। और आम सी बाइक जो कि सिर्फ एक सवारी के लिए बनी है उसको ही जो है वो उसके 6 सवारियाँ, और ये आपने अक्सर देखा होगा कि 3 सवारियाँ पीछे बैठ जाती हैं तो रिक्शा हवा में होता है क्योंकि उसके वेट का ख्याल नहीं किया जाता। तो ये जो है सेफ्टी का मसला भी है, लोगों की जो है वो हेल्थ का मसला भी है। तो अब मसला ये है कि इसके रजिस्ट्रेशन, मियाँ साहब ने ठीक कहा कि ये काम तो हुकूमत का ही है कि रजिस्ट्रेशन अब तक हो जानी चाहिए। एक्साइज कहता है कि ये एज ए बाइक रजिस्टर्ड है, इसी तरह मुख्तलिफ महकमे उनके लिए ये मसला बना हुआ कि इसको एज ए एक रिक्शा कैसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है जो कि बना ही गैर कानूनी है और जो बना ही एक मोटर बाइक के लिए है, क्योंकि अगर तो वो प्रॉपर रिक्शा हो तो फिर तो उसको मोटरसाइकिल रिक्शा के लिए रजिस्टर्ड किया जाए। तो ये बहरहाल एक मसला। और फिर दूसरा मसला ये बना कि जैसे वैगन होती है, बस होती है, अड्डे होते हैं बसेस के बने हुए, एक स्टॉप होता है, रूट होता है, 10 बसेस निकलती हैं, पता होता है कि इतनी सवारी चलती है। यहाँ पर ये सारा कुछ जो है वो मिक्सअप हो गया। टांगों की जगह इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब एक रूट पे सवारी 1000 की गुंजाइश है, रिक्शा वहाँ पे अगर 200 लग गया तो हर एक के हिस्से में 2-2, 3-3 आएंगी और मसला ये होगा कि रश बेहंगम हो जाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से रूट बने हुए हैं कि इस रूट पे नडवाला रोड है, इस रूट पे 100 रिक्शा चलेगा या 50 चलेंगे, तो हर एक के हिस्से में मकबूल सवारियाँ भी आ जाएंगी और वहाँ पर रश की कैफियत नहीं पैदा होगी। तो ये सिर्फ चिंची की बात नहीं है, यहाँ पर ऑटो रिक्शा भी उतना ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जो ऑटो रिक्शाज हैं वो भी चिंची रिक्शा की तरह सवारियाँ उठाते हैं, 20, 30, 50 रुपये जो भी उन्होंने एक स्टॉप के रखे होते हैं, और वो अपने आप को जो है एज ए ऑटो रिक्शा जिसमें स्पेशल किराया फ़िक्स करके जाया जाए, उसकी बजाय एज ए चिंची रिक्शा के जिसमें सवारी का किराया लेते हैं उसके तौर पर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रश डबल हो जाता है। और ये मियाँ साहब को पहले बात हो रही थी कि यहाँ पर किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे रोक लें, कहाँ पर भी आपको रश लगा दिखाई देगा तो उसमें से 75% ट्रैफिक रिक्शों की होगी, बाकी बाइक्स होंगी या गाड़ियाँ होंगी या बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन बड़ी तादाद आपको ऑटो रिक्शा और चिंची रिक्शा की नज़र आएगी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बात की है, जब भी हम किसी भी सवारी की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम रिक्शे पे बात कर रहे हैं, तो इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आधे से ज़्यादा तो रोड पे ऐसे ड्राइवर्स देखते हैं जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनको तो शायद अभी उनका लाइसेंस भी नहीं है लेकिन वो ऑटो चला भी रहे हैं, और उनको उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ताकि आप एक गाड़ी को या एक रिक्शे को रजिस्टर करवा कर सड़क पर लेकर आएँ, एक कानून को फॉलो करें। तो यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी बहुत आम देखने में मिलती है। देखिए, मैंने तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि सारा दोष जो है वो हम आवाम के ऊपर डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए। बासियत मुस्लिम नज़्म व ज़ब्त जो है ये तो इस्लाम का खासा है। दरगुजर करना, नज़्म व ज़ब्त कायम करना, ये तो एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है जी। ये अपनी जगह पे है। ये मैं समझता हूँ कि जिन लोगों यानी जो अदारे हमने बनाए हैं, जो लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराते हैं, मतलब वो कहाँ पे खड़े हैं।
मतलब किस पेज पे वो लोग खड़े हैं। आप देखें कि जैसे अभी बात अब्दुर्रहमान भाई ने भी की है कि 1990 के अंदर ये मोटरसाइकिल रिक्शा जो था, ये मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भावलपुर में ये रक्शे दिए, मुतारफ़ करवाए। तांगा उन्होंने वहाँ पे करवाया। उन्होंने जो साइकिल रिक्शा था, जो एक बंदा सवारियाँ खुद साइकिल चला के, तो उसको बंद करके इन्होंने ये मोटरसाइकिल रिक्शा मुतारफ़ करवाया। तो स्टार्ट के अंदर इसके रूट भी बन गए, इसको रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन बाद में पता नहीं किन अवामल के तहत जो है इसको फिर रजिस्ट्रेशन इसकी बंद कर दी गई। लेकिन ये चलता रहा, हर गवर्नमेंट के अंदर, यानी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी रक्शे दिए। उसके बाद काफली की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी दिए। पहले ये था कि 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ चलती थी, नियामा, ये इस तरह की जो गाड़ियाँ थी वो इसके अंदर चलती थी। फिर ज़ाहिर है कि जो जब 2002 के अंदर माहौल दोस्त, अवाम दोस्त पॉलिसी मुतारफ़ करवाई गई, तो फिर इनके अंदर 4 स्ट्रोक जो गाड़ियाँ वो लगाई गई। अब कोई 2 स्ट्रोक नहीं है, 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन असल में नज़्म ज़ब्त की कमी है। और हकीकत है कि जब तांगे होते थे तो आपको पता होगा कि, या सुना होगा आपने, कि बाकायदा उसके शेड बनाए होते थे, वहाँ पे वो तांगे रूट के खड़े होते थे। उसके बाद फिर घोड़ों के लिए बाकायदा पानी के लिए खुरलियाँ बनाई गई थी मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये तांगे की एक जदीद यानी किस्म है। तो हम यही समझते हैं कि इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनको शेड बना के दिए जाएं, हर रूट पे पार्किंग की जगह इनको दे दी जाए, वहाँ खड़े हों। और जैसे इन्होंने कहा कि वाकई जो है ना वो एक स्टाफ होने चाहिए ना, कि इनके स्टाफ होने चाहिए कि एक रक्षा स्टाफ पे खड़ा हो गया है, जब वो भर के निकलता है तो पीछे से फिर दूसरा रक्षा आ जाए। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये कंट्रोल हो जाएगा। ये जो ट्रैफिक का बेहंगम अभी निज़ाम बन गया है, ये बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जरा सब सवाल ये है कि हमारी इंतज़ामिया के होते हुए अगर एक रिक्शा जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो सड़क पर आए तो आए कैसे? इसको किस तरह से रोका जा सकता है? इसके खिलाफ क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर देखा जाए कि कोई रिक्शा है, वो ऑटो रिक्शा है, चाहे चिंची है या दूसरे रिक्शे की, हम CNG रिक्शों की बात कर लें, अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो सड़क पे कैसे चल रहा है? ये तो फिर गवर्नमेंट की नाअहली है ना जी, अदारों की नाअहली है कि अगर ट्रैफिक पुलिस है उसका काम ये है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। ट्रैफिक वार्डन जो ये कानून बना था, पहले तो ज़्यादा दूसरी पुलिस थी, जब ट्रैफिक वार्डन इन्होंने बनाए तो उसका मकसद यही था कि ये पूरी एक फ़ौज है कि हर चौक के अंदर 10-10 बंदों की ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी ये तो नहीं है कि हर बंदे को आप कापी दे दें कि जी आपने 20 चलान रोज़ाना हमें देने हैं, बाकी ट्रैफिक को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है। हालांकि ये इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग थे उन्होंने चलान करना था, जो वार्डन है उसने ट्रैफिक को रुआ दुआ रखना था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते ही नहीं है। जब जिनका काम है वो काम नहीं करेंगे तो फिर यही हालात होंगे। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान, अगर कम उम्र ड्राइवर्स की भी बात की जाए, हम देखते हैं कि बड़े बच्चे जो है वो हमें सड़क पर आम दिखाई देते हैं, जिन भी सारी बातें मजबूरी के तहत वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी कानून की पासदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आती। खुलेआम हम देखते हैं कि जितने भी टीन एजर्स ड्राइवर्स हैं उनके पास ना तो लाइसेंस है, ना उनके ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड भी हैं तो फिर भी जो है ना हमारा कानून कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप जो है वो कम उम्र है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप सड़क पे जाके जो है वो रिक्शा चला सकते हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ इदारों की कहाँ पे नाअहली है? इस हवाले से मैं जानूँगी, और यहाँ पे क्या किस किस्म के कवानीन हैं जो बनाए जाने चाहिए ताकि ओवर स्पीडिंग को भी कंट्रोल किया जाए और रजिस्ट्रेशन के अमल को भी आसान अंदाज से चलाया जाए, और टीनेजर ड्राइवर्स को किस तरह से हम जो है वो उसकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं ऑटो रिक्शा के हवाले से। एक बड़ी फ्रेंडली सवारी तो है, जब भी हमने कहीं पे जाना होता है तो बहुत कम पैसों में अगर आप शेयरिंग ऑटो को भी यूज़ करते हैं तो आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़, कुछ कवानीन है जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पर एक बड़ी तादाद हमें रिक्शों की सड़कों पर दिखाई देती है, वहीं पर जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो किसी भी तरह के कानून को फॉलो नहीं करते, और जो फॉलो कर भी रहा होता है उनकी तादाद बहुत कम है। तो इस सब में किस तरह से इन पूरी सूरत हाल को हम बेहतर बना सकते हैं, उसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। मैं आपसे पूछ रही थी अब्दुर्रहमान के जो कम हमारे पास ड्राइवर्स हैं उनके लिए हमारे यहाँ कैसे कवानीन हैं जिन पर अमल दरामद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं वो खुले आम जो है वो ऑटो रिक्शा, चाहे वो दूसरा CNG रिक्शा है या चिंची रिक्शा, वो चला रहे हैं। थैंक यू। देखिए, ये तो ट्रैफिक पुलिस की सरीहन जो है वो नाअहली है। जैसे रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले बात की कि यहाँ पर कोई 90% तक गाड़ियाँ और बाइक्स या रिक्शे या बड़ी गाड़ियाँ सारी की सारी वो जिस बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है वो नहीं चला रहा, कोई और चला रहा होता है। वो अथॉरिटी लेटर पे 3-3 हाथ गाड़ियाँ बिक चुकी होती हैं, और बाद में जब ये लाहौर में अक्सर ये इशू बनता है कि उसका चालान किया जाता है, तो वो चालान तो उसके घर पहुंचता है जो जिसके नाम पे गाड़ी हो, तो वो 3 हाथ आगे बिक चुकी होती है गाड़ी ना। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। ये ट्रैफिक पुलिस चेक नहीं करती, करना चाहिए ये भी एक्साइज को, दूसरे महकमों को करना चाहिए। फिर जो कम उम्री के ये लाहौर में जो एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर यंग लड़के ने जो है वो अपनी जो है वो गाड़ी से कार को, एक ही ख़ानदान के जो 5-6 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। तो ये कम उम्री की वजह से ये सारा कुछ होता है कि वो तबीयत पे उस तरह का कंट्रोल नहीं होता, मेच्योरिटी नहीं होती, तो एक्सीडेंट्स के बायस बनते हैं। और स्पेशली रिक्शा तो देखें, बाइक और रिक्शा तो ऐसी चीज़ें हैं जो समझ लें कि सिर्फ खुदा के सहारे चल रही हैं। जो ही उसमें कोई चीज़ भी टकराएगी वो उठ जाएंगी। रिक्शा जब वो तेज़ चलता है या बाइक तेज़ चलती है तो उसमें तो साइकिल अट जाए या उसमें जो है वो स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उसका काम यही है कि उसने जो है वो कलाबाजियाँ खाते उड़ जाना, और जो भी सवारियाँ उसमें बैठी हैं फिर वो जो है वो बड़ा शदीद एक्सीडेंट का बायस बनता है। तो ये तो ट्रैफिक पुलिस को देखें, जैसे हेलमेट की कैंपेन चला रहे हैं, इसके साथ साथ जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बने, तो वो तो 90% लोग होंगे जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बने, तो वो उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन अब मसला ये होता है कि यहाँ पर जैसे कहा गया मियाँ साहब ने कि 20 चालान का जो टारगेट होता है वो पहले 1 घंटे में पूरा करके जाके दफ्तर में बैठ जाते हैं। कहीं पर भी आपको वार्डन नहीं नज़र आएंगे, वीकेंड पे वार्डन नहीं नज़र आएंगे, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन बिल्कुल वार्डन फैसलाबाद में नज़र नहीं आते। पहले 4 दिनों में होते हैं और वो भी महज अपने टारगेट पूरे करने के लिए। कहीं पर जो है वो लोड शेडिंग की वजह से ट्रैफिक सिग्नल ऑफ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वहाँ पर आपको कोई वार्डन नहीं मिलेगा। 8 बाज़ारों में देख लें, वार्डन्स ना होने की वजह से जो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल बनी होती है कि लोग उधर जाने से घबराते हैं। कहीं पर भी ट्रैफिक जाम हो जाए, लारी अड्डा में कहीं भी कोई वार्डन आपको दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से जो है मसला बना होता है। तो ये लोगों की जो है वो बुनियादी जॉब ही यही है कि ट्रैफिक जो है वो रमा दमा रहे। रात 10 बजे से पहले जो है वो बड़ी गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन हम देखते हैं कि वो रात 9 बजे शहर में दंदनाती फिर रही होती हैं। और ये कहा जाता है कि जो भी बड़ी गाड़ियों वाला पैसे देता है ट्रैफिक पुलिस को, वो दिन में भी चला रहा होता है और रात में भी चला रहा होता है। तो ये सारी तो वो ट्रैफिक पुलिस की सरीहन हर मामले में नाअहली नज़र आती है कि यहाँ पर कम उम्र बच्चे भी बाइक्स या बड़ी गाड़ियाँ या रिक्शे चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं। और ये तो रिपोर्ट्स भी हैं अपने इनकी जो है वो रेस्क्यू 1122 की, कि जो एक्सीडेंट्स की वजह आता है उसमें रिक्शे और बाइक्स का जो तनासुब है वो 60% से अभाव है। तो उसमें जो टीनेजर्स होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको उस तरह से मैच्योरिटी नहीं होती और वो आके रिक्शा चंद दिनों में सीखते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो वही सबसे बड़ी वजह जो है वो और इसमें एक और भी बड़ा अलमिया की बात है जैसा साहब कि हमारे यहाँ जो है ना ऑटो रिक्शा, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग की पहले बात की कि कोई इतना सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। जैसे अभी अब्दुर्रहमान ने भी कहा कि अगर कोई गाड़ी उसको हिट कर जाए तो पूरा रिक्शा जो है वो खुल जाएगा। उसके बावजूद हमारे यहाँ ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इतनी तेज़ी से वो रिक्शे को उड़ा रहे होते हैं जैसे वो जहाज़ चला रहे हैं, और उसमें बैठी हुई सवारियां मुझे लगता है कि पूरे रास्ते ना अल्लाह अल्लाह करके कहती हैं कि अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएं, क्योंकि सारी बात है हर बंदा अफोर्ड भी नहीं करता है कि वो पूरे का पूरा रिक्शा ले और वहां तक जाए। शेयरिंग ऑटो को हर कोई यूज़ करता है।
और जो कि अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्पीडिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ना सिर्फ आप तो ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करते हो, साथ ही साथ इसमें एक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा के लिए कोई ऐसे तरबियती कैंप्स नहीं मौजूद कि उनको बताया जाए कि जब उन्होंने रोड्स पे निकलना है तो किन रूल्स को फॉलो करना है? देखिए ना जी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको पता है, अपने अच्छे का भी पता है, बुरे का भी पता है जी। हम कहते हैं कि जी वो फास्ट चला रहा है, उसके लिए जी वो हमें कोई सेमिनार करना चाहिए, वर्कशॉप करनी चाहिए, करते भी हैं हम लोग खुद एज ए यूनियन हम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस से मिल के करते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जब किराया उसको आप कम दें तो वो कहता है कि जी मुझे आप इतना किराया कम दे रहे हैं, किराया तो इतना है। वहाँ पे उसकी सेंस काम करती है और तेज़ रफ्तारी के अंदर उसकी सेंस काम नहीं करती। मतलब ये तो खैर गलत बात है ना, मैं इसको मानते ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने भी कहा कि वही बात कि जब तक ज़िम्मेदार अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ये सारा चलता रहेगा। यानी बैठ के हम जितना इस पे बात कर लें, जितना इस पे सोच लें, ये सोचने से, बात करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हमेशा उस वक्त हल होते हैं जब उसके ऊपर काम किया जाए जी। और अदारे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। ट्रैफिक पुलिस, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि वो टारगेट उनका है, वो चलान किया और साइड पे बैठ गए। अब ज़रूरत इस बात की कि वो अपनी ड्यूटी दें। अगर कोई बंदा स्पीड पे मतलब जा रहा है तो वो उसको रोकें, उसके खिलाफ कानूनी जो कानून के अंदर लेकिन जो है ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अगर ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी में कहीं नाअहली का सबूत दे रहे हैं तो ड्राइवर्स को भी इतना पता होना चाहिए कि जो सवारी वो चला रहे हैं वो कितने काबिल है कि वो ओवर स्पीडिंग इतनी करते हैं दूसरे की जान का जो है वो खतरा बढ़ जाता है उसमें। कि देखिए ना, एक बंदा जुर्म करता है जी, तो जुर्म जब करता है तो उसको सजा देने के लिए एक अदारा बना हुआ है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि जो बंदा गलत कर रहा है, अब सारे ड्राइवर तो ऐसे नहीं है। हाँ जी। अगर एक शोबा है तो उसके अंदर चंद लोग अगर गलत हैं तो उन चंद लोगों को जो गलती कर रहे हैं उनको सजा देना किसका काम है? ये अदारे का काम है। एक बात। दूसरा, मैं आपको ये कहूँ कि जैसे तादाद की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद है। फिर अभी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की, चिंची की, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको कि चलें कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा रहनुमा जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं कि जिन्होंने मसाइल के ऊपर काम करना शुरू किया है, उसके ऊपर तवज्जो करने की कोशिश की है, तो हम वेलकम कहते हैं। और पासबान रिक्शा यूनियन जो है वो चूँकि पूरे पंजाब के अंदर वाद नुमाइंदा तंजीम है जो रजिस्टर्ड भी है, हम चाहेंगे कि अगर वो हमारी खिदमात हासिल करना चाहें तो फी सबीलिल्लाह हम उनके साथ मिल के पंजाब के अंदर जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं। अभी क्योंकि उन्होंने कहा कि जी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, मैं समझता हूँ कि इनके रूट भी देने चाहिए। अभी आप देख लें कि फैसलाबाद चन्योट एक ज़िला है, तो चन्योट से मोटरसाइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है वो फैसलाबाद के अंदर आ रहा है। इसी तरह समुंदरी, जड़ांवाला, डचकोट, खुरड़ियाँ वाला, यानी दूर दूर से रिक्शे आ रहे हैं। ये मंठार बसें तो है नहीं है, तो इसलिए ये है कि जब इनको रूट दे दिए जाएं, जब इनको पाबंद कर दिया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि शहर के अंदर भी एक सिस्टम जो है वो बन जाएगा, ट्रैफिक ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है कि इनको बहुत बड़ी ज़रूरत है कि पार्किंग की सहूलत दी जाए, यानी मोटरसाइकिल रिक्शे को शेड बना के दिए जाए, तांगे की तरह का ये है, तो उसको वही सिस्टम बनाया जाए। और दूसरा जो ऑटो रिक्शा है, यानी माजी के अंदर फैसलाबाद उस वक्त ज़ाहिर इतना फैला नहीं था, ना इसकी इतनी आबादी थी, रिक्शों की तादाद भी बहुत कम थी, 2 स्ट्रोक रिक्शे चलते थे, तो 29 मकामात थे जो पार्किंग के, इनके 29 मकामात थे, और जिसमें मतलब हॉस्पिटल हैं, जनरल बस स्टैंड है,
और सर मैं कुछ आपकी इसके बात अड्डे हैं। को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और मज़ीद देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और हमारे सिस्टम को बेहतर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम अगर कोई किसी भी तरह की सवारी है, चाहे वो रिक्शा है, चिंची है, बसें हैं, कारें हैं, जो भी इस सड़क पे निकल रहा है वो उन कानून को ज़रूर फॉलो करे और पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं रोड्स पे चलने वाले रिक्शों की, चंची की, जितनी भी सवारियां हैं। देखने में तो बज़ाहिर ये बहुत ही फ्रेंडली हमारे पास एक कन्वीनियंट बहुत सवारी है कि हम कहीं पे भी बहुत कम पैसों में जो है वो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात पैसों की आती है, किरायों की आती है, तो हमने बढ़ते हुए टाइम के साथ, इस रुझान के साथ ये भी देखा है कि हर ऑटो वाला, हर चिंची रिक्शा ड्राइवर जो है वो अपनी मनपसंद के किरायों पर फोकस करता है। अगर एक किसी मुकाम पर जाने के लिए, किसी स्टॉप तक जाने के लिए जो है वो 30 रुपये ले रहा है तो दूसरा 40 रुपये लेगा। एक तो किसी और से बात कर लें तो वो आपको बीच के कोई 25 रुपये, कोई 35 रुपये बताएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हमें अक्सर जो है वो रोड्स पे देखने को मिलती है। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि जो रेट्स हैं, जो किराए हैं, उन्हीं को हम फिक्स नहीं कर पाते हैं और लोगों के लिए समटाइम ये बड़ी एक ना अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। वो सवारी में बैठ के बजाय अपनी मंजिल तक पहुंचने के, वहीं पे जो है एक झगड़ा भी हमें देखने में मिलता है। तो अजीब तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। तो उसमें किस तरह से सूरत हाल से बचा जा सकता है और इस जो महंगाई के बढ़ते हुए दौर में, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही फ्रेंडली ऑप्शन भी है सवारी के लिए, तो इनके किरायों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब्दुल रहमान, अगर बात करें किरायों के हवाले से, तो जितने भी ड्राइवर्स हैं वो अपनी मर्जी के जो है वो चार्ज करते हैं कि अच्छा फलां स्टॉप तक अगर कोई 20 रुपये कर रहा है तो दूसरा रिक्शे वाला जो है वो 25 रुपये करेगा, कोई 30 कर रहा है तो कोई 40 करेगा। तो इस सब के पीछे की क्या वजह है कि हमारे जो रेट्स हैं, जो वो किराए हैं, वो फिक्स नहीं है? देखिए जी जिन्नत, ये बात होती रही है कि ये रिक्शे है ही गैर कानूनी जो चिंची हैं, तो फिर इनके किराए भी फिक्स नहीं हो सकते जब तक इनको रजिस्टर नहीं किया जाता, कानून का दर्जा नहीं दिया जाता। दूसरा, ऑटो की जो मीटर पहले होते थे वो भी नहीं होते, लेकिन उसमें अब देखें कई तरह की चीज़ें आ गई हैं। जैसे ये क्रीम वाले या ऊबर वाले या इस तरह की कई सर्विसेज चल रही हैं, जिसको कोई मसला है वो उस पर भी जा सकता है, हायर कर सकता है। लेकिन देखते हैं कि उससे जो किराया है वो ज़्यादा चला जाता है, जबकि आम ऑटो का किराया वो कम होता है। इस वजह से वो लोग जो है वो उन सर्विसेज को भी इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं देते। यहाँ पर आम ऑटो रिक्शे ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता कि कोई ऑटो रिक्शे वाला जो है वो डबल कमा रहा है, क्योंकि जो उनके हालात होते हैं इतनी महंगाई में, वो पहले बड़ी मुश्किल से चल रहे होते हैं। तो इस हवाले से कोई ना कोई क्राइटेरिया तो बनाना चाहिए, लेकिन स्पेशली चिंची का जो है वो इनको पहले रजिस्टर्ड करना चाहिए, इनके ड्राइवर्स के लाइसेंस होने चाहिए, फिर उसके बाद किराया जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि फ़लाँ स्टॉप से स्टॉप टू स्टॉप कितना होगा, या जो पूरा रूट है वो कितना होगा। देखिए इसमें जो पहले वैगनें चलती थी, वैगनें ही चलती रहनी चाहिए। जो ट्रैफिक है, देखें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे ही बेहतरी आती है, चाहे वो स्मोक की सूरत हाल हो, चाहे वो माहौल की सूरत हाल हो, चाहे लोगों के लिए आसानी पैदा करने की सहूलियात हो, या हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई सब्सिडी दी जानी है, तो उसके लिए बसेस, वैगन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बेहतर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी अब्दुल रहमान बड़ी देखी गई है कि हम सिचुएशन को और हालात को जो है ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे फ्यूल प्राइसेस की बात करें, जैसे बढ़ती हैं तो किराए फ़ौरन बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही फ्यूल प्राइसेस कम होती हैं तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होती कि ओवरनाइट हमने नहीं कभी देखा, एटलीस्ट खुद भी मैंने भी काफ़ी दफ़ा जो है वो लोकली अगर मैं भी सफ़र करूँ, मैं देखती हूँ कि जो किराए हैं उनमें कभी कमी नहीं आती है। लेकिन जैसे ही फ्यूल प्राइसेस रेज होती हैं, नेक्स्ट डे क्या उसी घंटे के बाद जो है ना वो रिक्शा ड्राइवर ये कहना शुरू कर देता है, अच्छा जी पेट्रोल का रेट बढ़ गया है तो इसलिए जो है वो किराए बढ़ गए हैं। तो ये मतलब ये अजीब से मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए सिचुएशन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये भी एक बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। देखिए जब फ्यूल बढ़ता है तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, घी हो, चीनी हो, जो भी हो, सारी चीज़ें। वर्कशॉप वाला अपने पैसे बढ़ा देता है, जो रिक्शे की मेंटेनेंस होती है गाड़ी की वो वैसा बढ़ जाती हैं चीज़ें। और जो रकम बढ़ती है वो भी रुपयों में बढ़ती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50-50 का जंप लगता है। तो अभी जो कम हो रही है वो 2 रुपये, 5 रुपये हो रही है, और वो वर्कशॉप वाला जो रेट उसने कर दिया वो कम नहीं कर रहा। लेकिन बाइक है या रिक्शा है या कार है, उनकी मेंटेनेंस का ख़र्चा भी होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि जितना फ्यूल चल रहा होता है
उसका अगर 10वां हिस्सा लगा ले कि वो उसकी मेंटेनेंस का खर्च भी होना है, उसके टायर का भी खर्च होना है, उसकी हवा का भी होना है, वो सारा कुछ होना है, उसमें खाना भी है, उसकी घर की ग्रॉसरी, वो सारा कुछ उसी के साथ मैनेज होना है। और वो सारी चीज़ें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा है कि कुछ अरसे से कोई भी चीज़ कम नहीं हुई, फ्यूल बड़ा माइनर सा कम हुआ है, तो इस में कम करना चीज़ें मुमकिन नहीं रहा। चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और जो किराए चल रहे हैं वो पहले ही बड़ी मुश्किल से उसको बैलेंस किए हुए हैं कि यहाँ पर चलें, रोज़गार लगा हुआ है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ तो बंद हैं, सारी इंडस्ट्री तो बंद हो गई है, यही लोगों का चंद एक का रोज़गार लगा हुआ। तो ये अगर तो 20-30 रुपए का 50 रुपए का जंप लगता है कम होने में, फिर थोड़ा फ़र्क दिखाई देगा, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे सकता। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे एक जो और भी हम मसला देखते हैं वो थोड़ा ओवरलोडिंग का है। एक चिंची रिक्शा है या दूसरे रिक्शे की भी बात कर लें, उसमें एक लिमिटेड सवारियों की गुंजाइश है। चिंची की बात कर लें तो उसमें 6 सवारियों की गुंजाइश होती है, लेकिन अक्सर हमने चिंची रिक्शा में देखा है कि वो जो पीछे की सीट होती है उसके साथ एक छोटी छोटी सीट्स भी बनाई जाती हैं जिसपे अक्सर बच्चों को बिठाया जाता है। ओवर स्पीडिंग से जो है बिल्कुल भी सिक्योरिटी का भी, उनकी सेफ्टी को बिल्कुल भी जो है ना वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता है। तो ये सारी सूरत हाल में जो पैसेंजर हैं उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर वो वहाँ पे बैठ के आपकी सवारी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो जहाँ तक जाना चाहते हैं वो बाहिफाजत पहुँच जाएँ। बस इस पे तो मैं यही कहता हूँ ना जी कि जो ड्राइवर होता है उसकी ख्वाहिश तो ये होती है कि मैं अगर 6 सवारियाँ तो मैं 12 बिठा लूँ, उसको तो कुछ पैसे आने हैं। लेकिन जो बैठने वाला है उसको भी ये सोचना चाहिए कि भी अगर इसमें गुंजाइश नहीं है जी। तो मैं, या बेहतर सीट नहीं है तो मैं पीछे जो रिक्शा आ रहा है या ट्रांसपोर्ट आ रही है मैं उसमें बैठ जाऊँ। लेकिन यहाँ आपने देखा है कि लोग वो अगर नहीं भी बिठा रहे तो मतलब ज़बरदस्ती वो कहते हैं ये मैंने तो बैठना। बल्कि मैं ऐसा भी हमने देखा है अक्सर रोड्स पे कि वो जो बाइक चला रहा होता है उसके पीछे भी 2 लोग जो है वो एडजस्ट होकर बैठे होते हैं और फिर पीछे की सीट्स पे 6 लोग पूरे होते हैं। तो ये एक बड़ी, बल्कि मैं तो सच्ची बात है कि गो इनकी नुमाइंदगी हम करते हैं, इनके हकूक़ के लिए बात करते हैं, वहीं पे जो खामियाँ हैं हम इंतज़ामिया से वो भी शेयर करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि स्कूल के वक्त में या आम तौर पे भी आप देखें कि चिंची के ऊपर, छत के ऊपर जो है ना वो बंदे बैठ जाते हैं या बच्चों को बिठा लेते हैं, रखे होते हैं, जो उनकी वजह से वो भी एक वेट तो है। फिर बात फिर वहीं पे घूम फिर के वहीं आ जाती है कि इतनी जो फौज है हमारी वार्डन की, यानी फैसलाबाद में कम बेश कोई 1000 से जायद 1000 से जायद वार्डन, ट्रैफिक वार्डन है। तो उनकी क्या जिम्मेदारी है कि उन्होंने इन चीज़ों को उन्होंने रोकना है, या कि अवाम फिर डंडे लेके खुद वो कहेगा जी नहीं ये काम गलत है। इसलिए ये है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। ये सारे देखिए, हमने कभी हालांकि इनके हकूक़ की बात करते हैं, कभी कमसन ड्राइवर की हौसला अफजाई नहीं की, हमने हमेशा हौसला शिकनी की है। अगर कोई डेक चला रहा है तो हमने उसकी हौसला शिकनी की है, कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की कि जी नहीं डेक चलना चाहिए। अब ये पुलिस का काम है, पुलिस रोड के ऊपर खड़ी है, पुलिस को पता है कि ये रिक्शों के अंदर डब्बे लगे हुए हैं, तो डब्बे क्यों नहीं उतारते? अच्छा, होता क्या है कि जब अवामी प्रेशर पड़ता है तो CTO साहब या जो भी अरबाब इख्तियार हैं इनके, वो एक फ़ोटो सेशन के तौर पे वो कार्रवाई करते हैं और फिर वहीं के वहीं पैसे लेते हैं, फिर वो डब्बे वापस कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि कानून के ऊपर अगर मुकम्मल इम्प्लीमेंट हो, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा दूसरी बार जो है वो गलती करे। बल्कि उसको देखा, अगर एक को आप सज़ा देते हैं तो 10 दूसरे जो हैं वो इबरत हासिल करेंगे कि भाई हमने ये नहीं करना। तो लेकिन जब आपके कानून के अंदर लचक मौजूद है, जब वो बस अफसोस है, हकीकत है, दुख होता है कि ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, वसाइल इसके अंदर मौजूद है, काबिलियत इसके अंदर मौजूद है, लेकिन बददियानती और करप्शन ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस शोबे के अंदर आप चले जाएं, ये बददियानती और करप्शन जो है, ज़ाती मफादात जो हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पब्लिक के लोग, उनको भी सोचना चाहिए, वहाँ पे जो अदारे हैं हमारे, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनका ये फ़र्ज़ है, जिनकी वो सैलरी लेते हैं जिस काम की, उनको दयानतदारी से, ईमानदारी के साथ
वो अपना काम जो है वो सर अंजाम देना बिल्कुल, चाहिए। क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम मुख्तलिफ तरह के हादसात को भी कंट्रोल कर सकें और ट्रैफिक की जो बेहंगम सूरत हाल है उसको भी कंट्रोल कर सकें। एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और देखें, जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो हम सब अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो मुझे लगता है कि सिस्टम आसान अंदाज से चल सकेगा। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जैसे कि हमेशा से हम आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्ट्स पे बात किया जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित हो। सेहत के हवाले से हम जब बात करते हैं तो जितनी भी न्यूली मदर्स की हैं, जितनी भी हमारे यहाँ जितनी भी प्रेगनेंट वूमेन हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि किस तरह से वो जो है वो अपना ख्याल रख सकती हैं, कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उनको फेस करने पड़ती है और उनका हल क्या है और किस तरह से वो एक आसान अंदाज से वो पूरा टाइम पीरियड जो है वो गुजार सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से, जब अल्लाह आपको इस औलाद की नेमत से नवाजता है तो साथ ही साथ अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि किस तरह की डाइट रखनी चाहिए, किस तरह के कंसर्न करने चाहिए, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पहले तो ये होता था कि आपकी बॉडी के हवाले से कि आपकी बॉडी किस तरह की है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है और कितनी उसकी कंडीशन है, क्या लोग जो है वो काम कर सकते हैं, भारी ऊंचा नीचा हर तरह के बहुत सारे काम होते हैं। हमारी अम्माओं को हम देखते थे कि जितने भी पिछले ज़माने की ख़वातीन थी वो इस हालत में भी काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए तो अब हर किसी का कंसर्न होता है। आपकी बॉडी डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो डिफरेंट तरह की बॉडीज़ के लिए डिफरेंट तरह की जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर की तरफ से दी जाती हैं। तो थ्रू आउट द प्रोसीजर जो है पूरा टाइम पीरियड आपको अपने डॉक्टर के साथ जो है वो अटैच रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे सवाल भी हमारे देखने वाली ऑडियंस के माइंड में होंगे कि अगर वो न्यूली मदर्स बनने जा रही हैं, मदर टू भी हैं, तो वो किस तरह की जो है ना वो एहतियात हैं या किस तरह की प्रिकॉशंस हैं, किस तरह की रूटीन को वो फॉलो करें ताकि वो आसान अंदाज से जो अल्लाह ने उनको नेमत दी है वो उन तक पहुँचे और वो अपनी खुशी को जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। और बहुत सारी आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करें कि आज के सेशन में उसे क्लियर करने की कोशिश करें, आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का हल मिल सके। इसी हवाले से बात करने के लिए आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर नौरीन बिलाल हैं, HOD गायनी यूनिट 3 एलाइड हॉस्पिटल 2 फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, क्योंकि आज का जो मौजू है बहुत सारी मदर्स देखने वाली, मदर हो, मदर इन लॉ हो या ख़ुद वो खातून जो हामला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि अर्ली स्टेज पे अगर फर्स्ट टाइम कोई कंसीव कर रहा है तो बहुत सारे उसे कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की हो सकती हैं और इससे किस तरह जो है वो ओवरकम किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी हामला ख़वातीन हैं उनको एटलीस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से, जो कि ऑथेंटिक डॉक्टर हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वैक्स, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि वो देखते ही नहीं है कि हम LHV के पास जा रहे हैं या हम प्रॉपर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब किसी क्वैक के पास जाएंगे, ऑब्वियसली उसकी इतनी समझ ही नहीं है कि वो आपको गाइड कर सके। तो पहली प्रेगनेंसी के अंदर सबसे पहले, क्योंकि वो पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है और हमें नहीं पता कि उसका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा पहली प्रेगनेंसी को जी। और ये कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या उसकी फैमिली में डायबिटीज़ है, शुगर है जी। या ब्लड प्रेशर है, तो ये चीज़ें तो डॉक्टर उसे जब हिस्ट्री लेगा तो वो नोट करेगा। फिर वो उसको कुछ टेस्ट, यानी कि जिस वक्त उसका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, बेहतर ये होता है कि वो उसको उसी वक्त जाके अपने आप को किसी डॉक्टर के पास बुक करा लेना चाहिए, रादर देन कि वो घर बैठी रहे कि अच्छा जी चलें कोई बात नहीं। या जिस तरह आप कह रही थी कि हमारे बड़े जो हैं या वो कहते हैं लो जी हमने भी तो घर में किया था, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। मगर हर वक्त एक ही जगह का टाइम और ज़माना, ठीक है आप लोगों ने जो चीज़ें फेस की ज़रूरी नहीं कि हम भी उसमें से गुजरें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो उसमें फिर ये कि जब वो डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो उनको उनकी हिस्ट्री के मुताबिक उनको टेस्ट भी एडवाइस करेगा। एक तो होते हैं रूटीन टेस्ट जो हमने हर हामला औरत को कहने होते हैं, और कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं कि अगर उनको कोई उनकी फैमिली में कोई डिजीज़ रन कर रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। 5 टेस्ट ऐसे हैं जो हर हामला ख़वातीन को कराने चाहिए। उनमें ब्लड ग्रुप आ जाता है, हम ब्लड कंप्लीट कहते हैं, यूरिन कंप्लीट कहते हैं,
हेपेटाइटिस क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हम बी और सी हेपेटाइटिस के टेस्ट करवा लेते हैं, और शुगर का टेस्ट। हमारे यहाँ जो एशियन हमारी पॉपुलेशन है उनमें बहुत ज़्यादा शुगर का प्रॉब्लम है, रश बहुत यानी कि अगर हमारा जो हामला ख़वातीन का वार्ड है, हर दूसरा या तीसरा पेशेंट शुगर से इफेक्टेड जी, है, जी। और पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट पर है। और वो वजह क्या है? सिर्फ हमारा जो लाइफस्टाइल है। एक तो हम चीनी नहीं छोड़ते, बिल्कुल। हम बहुत मीठा खाते हैं, और भी खा के हम बैठ जाते हैं। अगर हम ये कहें कि जी हमारे जो थे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, वो भी तो लेते थे, पर वो काम कितना करते थे। मतलब आप देखो, वो फील्ड्स में जाते थे और इतना हेक्टिक, उनको ग्लूकोज वो अपना सारा यूटिलाइज कर लेते थे। और उस टाइम के डॉक्टर साहब ग़िज़ाओं में भी बड़ा फ़र्क होता था, बड़ी सेहतमंद ग़िज़ाएँ होती थी, बड़ी देसी खुराक होती थी, जिसका बॉडी को बहुत फ़ायदा भी पहुंचता था। बहुत। और अब तो ये है ना कि हमने खाया और हम बैठ गए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल देखे ना। अब बच्चे हैं, अब बच्चों को देख लें, बच्चों में अब हमारे यहाँ इस वक्त क्या हो रहा है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज यंग बच्चियों में, जो यंग रिप्रोडक्टिव एज की लड़कियां, उनमें बड़ा कॉमन हो रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जंक फूड की तरफ आ गए। पहले हम जंक फूड, हम अपने बचपन में हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो घर में पका है वो खाना है। हमारी मजाल नहीं थी कि हम कहें कि भाई ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब बच्चों के पास ऑप्शंस हैं, होम डिलीवरीज हो जाती हैं, माओ को कुछ कहना भी नहीं पड़ता, करना भी नहीं पड़ता, वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मतलब इजी वे है बच्चों का। लेकिन सिर्फ हमने ये सोचना छोड़ दिया ना कि हम खा क्या रहे हैं। हमारी कोई बैलेंस डाइट नहीं है। हम जो मतलब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जो हम एग है, मिल्क है, क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारी डाइट में हर चीज़ का पोर्शन ऐड है या नहीं है? और हम जो है ना बिल्कुल अंधाधुन जो है वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, और हमारे बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए ना हमारी यंग जनरेशन। अभी मैंने पिछले दिनों एक सेमिनार अटेंड किया था सिटी स्कूल में जी, और मेरे साथ उन्होंने एक कैंसर स्पेशलिस्ट, वो ऑन्कोलॉजिस्ट को भी बुलाया हुआ था, हमारे ही हॉस्पिटल के थे। तो मतलब बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, और जो मुझे बहुत पसंद आई, मैं यहाँ पे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बहुत सारी ख़वातीन इसको देख रही हैं तो एटलीस्ट उनको ये मैसेज कन्वे हो जाए। जो वहाँ पे हमने उनको मैसेज कन्वे किया था वो यही था कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये जितने बच्चे बैठे हैं, इन सब बच्चों के टिफ़िन अगर हम खोल के देखें तो उनमें सब में तकरीबन प्रोसेस मीट होगा। और वो तक कोई किसी के बर्गर पैटी पड़ा हुआ होगा, ऑल्दो कि वो हमने बाजार मतलब कि ये नहीं लिया कि हम कहीं किसी ब्रांड का बाय कर रहे हैं, बट ये कि वो जो प्रोसेस मीट आपके मार्ट्स पे पड़ा है वो आपने लाए, आपने उनको फ्राई किया और बच्चों के टिफिन में रख दिया। इजी है, नगेट्स रख दिए, पैटी रख दिए, इस तरह की चीज़ें तो या चंक्स हो गए। तो और प्रोसेस मीट उन्होंने कहा कि ये इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ कॉजिंग द कैंसर। तो फिर वो आगे आगे कार्सिनोजेंस क्योंकि डेवलप होते हैं प्रोसेस मीट से, तो हमें इसको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, लाइफस्टाइल के हवाले से आपने बात की। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी का एक पीरियड स्टार्ट होता है ख़वातीन के लिए, तो उनकी क्रेविंग्स बड़ी बढ़ जाती हैं डिफरेंट तरह की, और उसमें हम कहते हैं कि आम घरों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी दिल चाह रहा है बस खाई जाओ। उससे बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी ख़वातीन होने लगती हैं। तो ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको इनिशियल स्टेज पे भी और थ्रू आउट द टाइम भी, आपको जब आपका एक वो हमल का पूरा चल रहा है टाइम, तो उसमें कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए? बस हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को ना एक चीज़ गाइड करती हूँ, और आप उससे एग्री करेंगी कि जब वो आके कहती हैं कि जैसे उनके साथ उनकी मदर इन लॉ या मदर हो और वो कहें कि बस अब ये प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब एक हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया है कि बस अब ये प्रेगनेंसी हो गई है ना, इसको बिठा दो। हाँ जी। या अगर इसे कोई इसने हिल के काम कर लिया या कोई एक्टिविटी कर ली तो ये तो जुल्म हो गया उसके ऊपर। ठीक है ना, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि हम किताबें किन की पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं गोरों की। जाहिर है ऑब्वियसली हमारे पास सारी तकरीबन हमारा पूरा मेडिकल हम पढ़ रहे होते हैं, यूके की बुक्स होंगी या अमेरिकन होंगी। तो क्या वहाँ ख़वातीन बच्चे पैदा नहीं करती? वो तो सिंगल मदर्स होती हैं, उनको तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं होती। वो वर्किंग वुमेन होती हैं, उन्होंने घर को भी मैनेज करना है, उन्होंने बाहर भी काम करना है, घर आके भी कोई मेड नहीं है हेल्प करने के लिए, तो वो थ्रू आउट काम कर रही हैं।
तो वो तो नहीं बीमार हो गई, हाँ। या वो भी तो कर रही है ना, सारे प्रोसेस से गुजर रही हैं, ऑल्दो कि वो ठीक है, वो तो बल्कि मैं तो कहूँगी कि वो ओवरबर्डनाइज है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने आप को ओवरबर्डनाइज करें, आपको तो इतनी सपोर्ट है, आपके हस्बैंड की सपोर्ट है, आपकी फैमिली की और सपोर्ट हमारे है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी सहूलियत है वो मेड्स हैं, जो फॉरेन में हमें दिखाई नहीं देती। वहाँ पे सब लोग सब काम खुद करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और फिर ये कि जैसे अब हमारे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही प्रेग्नेंट हुए सीढ़ी चढ़ लेंगे। अब वहाँ पे अगर आप नोट करें तो वो कितनी कितनी स्टेयर्स हाँ। और कितने कितने वो जाके फ्लोर्स पे वो काम कर रही हैं। सम टाइम उनके फील्ड वर्क्स होते हैं एंड दे डू इट। चले उनको भी छोड़े, हम कहें कि भाई हम कहाँ की मिसाल दे रहे हैं, वो कहाँ हम कहाँ, चले छोड़ दें। आपकी मेड्स भी तो आपके सामने हैं, वो एक घर से निकलती हैं दूसरे घर का काम करती हैं, दूसरे से निकलती हैं तीसरे घर का काम करती हैं, बच्चे तो वो भी पैदा कर रही हैं। बिल्कुल। ठीक है मेड ना? से भी हट के अगर हम शहरों से थोड़ा सा देहाती इलाकों की तरफ चले जाएं तो वहाँ की खवातीन, डॉक्टर साहबा आपको ज़्यादा इस चीज़ का पता होगा कि वहाँ पे बहुत वो काम करती हैं, खेतों में जाके भी अपने मर्द हजरात के साथ वो काम करती हैं और इस कंडीशन में भी करती हैं, और माशाल्लाह से वो मुझे वो लगता है कि एक्टिव शायद रहती हाँ वो हैं, एक्टिव हाँ। रहती हैं। तो ये, और फिर उनकी नॉर्मल डिलीवरीज भी ज्यादा होती हैं। आप हाँ। देखिए ना, सिजेरियन सेक्शन का रिस्क कितना कम है। अब मेरे पास जैसे पेशेंट्स हैं, ठीक है, सम ऑफ द पेशेंट्स दे से दैट वी वांट टू टेक द ट्रायल, बट जो कुछ ऐसे भी होंगे कि जरा सी पेन आई फौरन वो बैक फुट पे चले गए कि नहीं, वी वांट द सी सेक्शन। कुछ फरमाइश करके करवा लेते हैं, और कुछ जो होता है उनकी इंडिकेशंस ऐसी होती हैं कि वो हमें मजबूरन, हम उन्हें पहले से ही बता देते हैं कि आपके साथ ये इशू चल रहा है जिसके अंदर के हमें जाना पड़ेगा सी सेक्शन की तरफ। अदरवाइज अगर कोई ये पूछे कि जी मुझे पहले बता दें कि मेरा नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, तो ये नहीं हो सकता। ये मैं उनको अच्छा। बताती हूँ कि ये देखिए, हमने, हमारे भी बड़ों ने या हमारे प्रोफेसर्स ने हमें गाइड किया, तो ये एक क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि द लेबर इज द बेस्ट पैरामीटर। जिस वक्त आपको पेन्स लगेंगी, आप स्टार्ट होगा आपका प्रोसेस, तब पता चलेगा कि प्रोग्रेस किधर को जा रही है, आगे को जा रही है तो वेल एंड गुड, आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चले जाएंगे। अगर आपकी प्रोग्रेस जो है वो एकदम से हॉल्ट हो गई है और वो नहीं आगे आपकी बढ़ रही, तो फिर आपको अल्टीमेटली जब फेलियर टू प्रोग्रेस करके सिजेरियन करना पड़ जाता है कई दफ़ा, पेन्स भी ली, सेक्शन भी हो गया, तो फिर ये तो हम कुछ नहीं, 100% वी कांट से, तो ये है ही नहीं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक ट्रेंड, जैसे कि आपने भी बात की कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है बॉडी डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अगर किसी को तो मेडिकली कोई प्रॉब्लम है और उसको डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहा है कि वो बेड रेस्ट पे चला जाए या कोई काम नहीं करे, मूवमेंट को रखे, वो उनके लिए तो ठीक है, एहतियात है। लेकिन जो बिल्कुल हेल्दी हैं, हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेस का बिल्कुल भी रुझान नहीं है। इवन दो के वॉक भी नहीं खवातीन करती हैं, जिसकी वजह से बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो वर्जिश क्या की जा सकती है अमल के दौरान? बिल्कुल करनी चाहिए, बल्कि देखिए ना, हमारे यहाँ कोई सेटअप नहीं है, सॉरी टू से कि ऑल्दो कि मैं एक टीचिंग हॉस्पिटल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इवन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल एंटीनेटल क्लासेस ऑफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा है। और वो वहाँ पे इवन उनके कोई ना कोई कंपेनियन या इवन हस्बैंड, वो भी उनको एकम्पनी करते हैं, और फिर वहाँ पे उनको एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, गाइड किया जाता है कि ये करें आप, तो ये आपकी प्रेगनेंसी में बेहतर है। इवन उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, ताकि अगर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे फिर उनको पुश करना बेबी को आसान होता है, किस तरह ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। तो वो अगर वो सारे उस प्रोसेस से गुजरी होती है तो उनके लिए वो ऐसा मतलब मुश्किल नहीं होता उस प्रोसेस में से गुजरना। तो ये तो बहुत हेल्दी एक्टिविटी। चलिए आप कुछ भी ना करें, फिर हम पेशेंट को ये कहते हैं आप एटलीस्ट वॉक कर लें। हाँ। ठीक है ना, वॉक तो कर सकते हैं ना आप, कुछ भी ऐसी कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज ना करें जो आप समझ रही हैं कि आप नहीं कर सकती। अगर हल्की फुल्की कर सकती हैं तो अब तो गूगल मास्टर इज देयर, तो यू कैन जस्ट गूगल इट एंड वो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपके पास नहीं भी हैं ऐसी फैसिलिटी, तो यू कैन सी, यू कैन वॉच इट एंड यू कैन डू इट। तो फिर उसमें भी आप कर सकते हैं, तो वो तो एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। और आपने जहाँ बेड रेस्ट की बात की ना, वो मैं आपको बता दूं कि देखें, ये ना हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है। सम टाइम द पेशेंट सेज टू मी कि जी प्लीज यहाँ पे बेड रेस्ट लिख दें, ठीक है ना, तो वो लेकिन मैं फिर भी आई एम अगेंस्ट द बेड रेस्ट। देखें, बेड रेस्ट का ऐसा कोई भी
आप कह लो कि हमारे ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप बिस्तर पे बिठा दो और पाँव नहीं नीचे रखना, अनलेस एंड अनटिल के प्लेसेंटा या जिसको हम आवल बोलते हैं वो आगे हो और वो ऑफ एंड ऑन पेशेंट ब्लीड कर रहा है। अच्छा, तो वो जाहिर है जितना मतलब वो तो मोबाइल एक होगा, मेडिकली जितना कंडीशन है ना? जितना मोबाइल होगा उतना ब्लीड करेगा। तो हम हाँ। उसमें पेशेंट को बोलते हैं कि आप बिला ज़रूरत मत चलें। हाँ, जाहिर है ऑब्वियसली अपने वॉशरूम तक जाएं और आ जाएं, हाँ। लेकिन ये कि बिला ज़रूरत चलना फिरना या एहतियात एक्टिविटी ना, उसमें उसमें सिर्फ एहतियात। एक वाहिद कंडीशन है, हाँ, एंड देयर इज नो अदर कंडीशन। इसलिए कि जितना आप बैठेंगे आपकी लेग्स में ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, और वो एक डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एक डिजीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, लीथल लेवल के। मज़ीद इस हवाले से क्या तो जो है बहुत वो मुश्किल है। एहतियाती तदबीर होनी चाहिए और किस तरह का लाइफ स्टाइल जो है स्पेशली हमल के दौरान आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की कंडीशन में हैं तो आपको पता हो कि टाइम रहते आपने क्या करना है। और डॉक्टर से कंसर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली जब हम प्रेगनेंट फीमेल्स की बात करते हैं तो जितनी भी हामला ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बदलते हुए वक्त के तकाज़ों के साथ साथ ख़ुद को बदला जाए। हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करती है, हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो खुदारा जब भी अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजते हैं तो कोशिश करें कि वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ इस दुनिया में जन्म ले, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उस तमाम टाइम पीरियड में आपका हेल्दी रहना और आपका हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा कंसर्न तो यही हमेशा से है कि आपके माइंड में जितने क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने उनका हल लेके आ सकें, ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे अगर कोई भी आपको हेल्थ इशू है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है। हामला ख़वातीन के हवाले से मज़ीद किस तरह की जो है वो लाइफस्टाइल होना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल पे, यूट्यूब पे हमारी बहुत सारी ढेर इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसर्न करें, मशवरा करें, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो किसी के तजुर्बे से खुद पे डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस मत कीजिए। खुदारा ये बहुत एक जो है ना एक सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसे बहुत ही खुश आइन तरीके से गुजारना मेरा ख्याल है कि हर खातून की जिम्मेदारी भी है और उसकी चाह भी होती है कि वो अच्छे से पूरे टाइम पीरियड को गुजारे और हेल्दी जो बच्चा है उसको जन्म दे। डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा जैसे आप बात कर रहे थे कि बेड रेस्ट सिर्फ उस सूरत में कहा जाता है कि अगर ऑन एंड ऑफ जो है वो ब्लीडिंग फीमेल को स्टार्ट हो जाती, तो ब्लीडिंग होने की क्या वजूहात हैं? अगर हमल के दौरान किसी को जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो कौन सी ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं या कौन सी ऐसी उसके पीछे के कॉजेज रीजंस की अगर हम बात करें तो क्या वजह है? उनके रीजंस में देखें 3 मेन रीजंस हैं। एक तो यही कि प्लेसेंटा जो है वो नीचे वाली साइड पर है और बेबी पीछे है, वरना यूजुअली ये होता है कि बेबी आगे होता है और प्लेसेंटा या तो साइड वॉल पे लगा हुआ होता है या ऊपर होता है। तो अगर वो नीचे है तो फिर जिस वक्त बेबी का वेट प्रेशर पड़ता है प्लेसेंटा पे तो वो वहाँ से ब्लीड कर सकता है। और ये वाली ब्लीडिंग जो होती है इसको हम कैसे फ़र्क करेंगे दूसरी ब्लीडिंग से? तो उसमें ये होगा कि इसमें पेन नहीं होगा पेशेंट को, यानी वो बैठी भी है, वो कुछ भी कर रही है, सो रही है इवन सम टाइम, तो एकदम से उसने देखा कि उसको वेट फीलिंग आई है और एंड शी सॉ कि ये तो मेरे कपड़े वेट हो गए और ये ब्लीड हो गया, तो वो बिल्कुल पेनलेस ब्लीड है और वो सम टाइम हैवी भी हो जाता है जिसमें कि उसको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये भी हम इसे बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि आगे है हमारी प्लेसेंटा। दूसरा आ जाता है प्लेसेंटल एब्रप्शन। उसमें ये है कि कोई चोट लगी, कोई गिर गया, कोई स्टेयर से गिर गया, कोई बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो या दाई से, जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है वो ये कि दाइयों को घर बुला लेती हैं। पहले वो दबवाने के लिए बुलाती हैं, वो क्या करती हैं उनके एब्डोमेन का मसाज कर देती हैं और बाकायदा ऑयल लगा के एब्डोमेन पे और वो मसाज, और वो अगर एंटीरियर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा अगर सामने वाली साइड पर था तो वो ज़ोर ज़ोर से मसाज करने की वजह से वो रप्चर हो जाता है
और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो अक्सर मरीज हमारे पास आएंगे और हम उनका एब्डोमेन एग्जामिन करेंगे तो वो बड़ा ऑयली स्लिपरी होगा, तो हम उससे पूछेंगे कि तुमने कोई मसाज तो नहीं करवाया था, तो वो एकदम कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं कराया, लेकिन वो हमें नजर आ रहा होता है। दूसरी इसकी एक बड़ी कॉज होती है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल होता है तब भी एब्डक्शन हो जाता है। तो इसलिए पूरे हमल के अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, बुकिंग विजिट से ही अगर पेशेंट डॉक्टर के साथ बुक्ड है तो वो ये सारी चीज़ें जाहिर है कि वो हर चेकअप के ऊपर उसकी चेक करेगा, और खुदा ना खास्ता अगर वो रेज होता है तो वो उसको उसकी मेडिकेशन देगा। और स्पेशली वो माइंड में रखेगा अगर उसके पेरेंट्स में से या उसके सिबलिंग्स में से कोई बहन भाई में से कोई डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर वो तो वैसे ही रिस्क फैक्टर एक ऐड हो गया। तो ये एक है। और एक होता है कि बच्चे की मेम्ब्रेन में से, उसको हम वाजा प्रीविया बोलते हैं, कि उसकी जो आवल के पास से जो एक झिल्ली होती है उसमें से कुछ ब्लड वेसल्स सामने से गुजर रही होती हैं, लेकिन ये जो पहली दोनों कंडीशन थी उसमें माँ का खून जाया होता है। जबकि ये जो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ इसमें अगर खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो तो इसमें बच्चे का ब्लड वेस्ट होगा। तो फिर अगर टाइमली डिटेक्ट ना हो या पता ना चले तो बच्चा पेट में ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए अगर ज़रा भी कभी किसी को हमल के दौरान कोई खून पड़े या मामूली भी पड़े तो उसे अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। घर के टोटकों से थोड़ा सा कुछ अवॉइड नहीं, करना खुद चाहिए। से नहीं, ना किसी क्वैक के पास जाए, ना किसी के भाई मैं करीब से किसी दाई या एलएचवी से मशवरा कर लेती हूँ, नहीं, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। बल्कि हो सकता है कि वो डॉक्टर भी आपको, अगर आप किसी गांव में या पेरिफेरी में रहते हैं तो हो सकता है वो आपको शहर के बड़े अस्पताल में रेफर करे जहाँ सारी फैसिलिटी हो आपको डील करने के लिए। बिल्कुल। और जैसे आपने ब्लड प्रेशर के हवाले से बात की है, तो हमल के दौरान ब्लड प्रेशर कितना जो है वो होना चाहिए जिसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है? देखिए ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ लोगों का 110, 80 या उससे भी लो नॉर्मल रूटीन में रह रहा होता है। तो ये जिस वक्त वो बुकिंग पे पेशेंट हमारे पास आएगा ना, तब हमें पता चलेगा रूटीन में कितना रह रहा है। दूसरी बात ये है कि पहले 2-3 माह में बीपी फॉल करता है, लो हो जाता है। ज़्यादातर हाई अगर हमल के वाला हाई अगर हम देखें कि भाई पहले हाई नहीं था, बिल्कुल ठीक थी खातून, लेकिन अब हमल में आके बीपी हाई हो रहा है, वो 7वें-8वें महीने में जाके ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उसको पहले से ब्लड प्रेशर था और वो ब्लड प्रेशर की पुरानी मरीज़ है और फिर उसको प्रेगनेंसी हो रही है, तो फिर वो शुरू महीनों से ही बीपी ज़्यादा होगा, तो वो हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। और वो जो प्रेगनेंसी के अंदर 7वें-8वें महीने में जाके हुआ है, वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आ जाएगा। और तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ खवातीन जो पहले से डायबिटिक नहीं होती हैं उनको डायबिटीज़ भी हो जाती हैं और उसको वो ओवर द टाइम क्योर भी कर लेती हैं। तो उस सारे, अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो उसमें फिर आपको किस तरह की एहतियाती तदाबीर हैं, या आपको अपनी क्रेविंग्स को कितना ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, खाने पीने का कितना एहतियात होना चाहिए उसमें? उसमें यही है कि हम पेशेंट को एक तो डाइट चार्ट दे देते हैं, ठीक है, कि जी ये आपका डाइट चार्ट है। दूसरा हम उसको कहते हैं कि हाफ एन आवर वॉक, ये डायबिटिक पेशेंट्स को हम स्पेशली, बाकियों को तो कहते ही हैं, इनको स्पेशली कहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग थोड़ी सी एक्टिविटी नहीं रखेंगे और ये चलें फिरेंगे नहीं तो ये इनकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और एक तरह से अगर उनको मेडिसिन्स पर जाना भी पड़ता है तो उनकी मेडिसिन्स की अमाउंट कम हो जाती है अगर वो डाइट और थोड़ी सी वॉक कर लेंगे। तो वो डाइट चार्ट दे दिया हमने उनको, वो दे दिया। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि अगर अभी भी कंट्रोल नहीं हुई तो अब पहले होता था कि सिर्फ इंसुलिन का टीका दिया जाता था जो कि सेफ समझा जाता था प्रेगनेंसी में, लेकिन अब मेडिकेशंस भी आ गई हैं और वो मेडिकेशन सेफ हैं और हम उनको वो गोलियां खाने पे लगा देते हैं और वो उससे वो बेहतर हो जाती हैं। लेकिन हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि यंग एज की डायबिटीज़ होती है, जो कि आप कह लो कि 23-24 या उससे भी पहले डायग्नोज हो गई, तो बिल्कुल बहुत ही यंग एज में जो डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है और उस डायबिटीज़ के साथ वो मरीज़ एंटर होता है इन प्रेगनेंसी, तो फिर उसमें इंसुलिन शुरू से देनी पड़ती है। अदरवाइज जो दूसरी डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे हम बोलते हैं,
उसके अंदर हम टैबलेट एंड इंसुलिन इंजेक्शन दोनों के साथ। और अभी जैसे कि जैसे पहले भी आपने डिलीवरी के हवाले से सी सेक्शन की बात की है, तो हमारे यहाँ इसकी सी सेक्शन की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? और स्पेशली जैसे कि पहले आपने जब बात स्टार्ट हुई तो आपने एक बात बोली कि जो है ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया जाता है, पता चलता है कि क्लैरिटी आती है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो आम ट्रेंड देखा जाता है वो तो स्टार्टिंग से ही डॉक्टर जो है अपने पेशेंट का माइंड बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नॉर्मल नहीं होगी, सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट तरह की हमें जो है सिनेरियो दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक है। असल में पहली बात तो ये कि डॉक्टर जो है वो आप कह लो कि बेस्ट जज है इस सिलसिले में। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि सी सेक्शन की जो शरह बढ़ी है, जो रेशो में इजाफा हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सेहत सेहत के हवाले से बात करें तो जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले जो है वो ये डिस्कस किया है कि आपको किस तरह की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्रू आउट द जो टाइम है आपको प्रेगनेंसी का जितना भी आपका टाइम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे जानें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो बैलेंस करके रखें। अगर किसी भी तरह की आपको किसी भी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डॉक्टर आपको रेस्ट का कह रही हैं, तो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। खुदारा अपने घरेलू टोटकों से जो है वो बाहर निकल आएँ, क्योंकि एक जान का मसला है। आपके अंदर एक जान जो पल रही होती है उसको बाहिफाजत दुनिया में लेकर आना जो है वो एक माँ की जिम्मेदारी होती है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सेहत का और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है उस हवाले से किस तरह की आपको एहतियात करनी चाहिए, किस तरह की रूटीन फॉलो करनी चाहिए, खाने पीने का एहतियात रखना चाहिए। क्योंकि ओवर वेट भी हम देखते हैं कि बहुत सारी खवातीन जैसे डिलीवरी होती है तो वेट के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके आगे ज़िंदगी में और भी खुश और खुशगवार ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इब्तदा से ही आप ऐसी चीज़ों को लेकर साथ चलें जो आने वाली ज़िंदगी में भी आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से पहले के दौर में हम देखते थे कि नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी और घरों में ही होती थी, लेकिन अब सी सेक्शन की जो रेशो है उसमें बड़ा ज़्यादा इजाफा हो गया। इसके पीछे की क्या वजह है? इसकी देखिए कुछ तो ऐसी वजूहत हैं कि जिनमें वाकई हमें पेशेंट को पहले से हमें बताना होता है कि आपका सी सेक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहला बेबी है और वो ब्रीच है यानी उल्टा है, उसका सर ऊपर है, और तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रूल है, क्योंकि हम RCOG की गाइडलाइंस पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि अगर फर्स्ट बेबी इज़ ब्रीच तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए सी सेक्शन इज़ द सेफेस्ट मेथड। दूसरा ये है कि जैसे मैंने प्लेसेंटा प्रीविया का जिक्र किया जिसमें प्लेसेंटा आ गया तो जाहिर है बेबी निकल ही नहीं सकता, आगे तो प्लेसेंटा पड़ी हुई है और वो तो ढेरों ढेर ब्लीड करेगी, वो तो माँ की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, उस सिलसिले में हो जाता है। या कोई ब्लड प्रेशर की या शुगर की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि जिसके अंदर हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है जैसे अब किसी के पहले 2 सिजेरियन हो गए तो अल्टीमेटली सी सेक्शन है, पहले 3 सिजेरियन है अल्टीमेटली सी सेक्शन है। हाँ, जहाँ तक बात आ जाती है कि अगर एक सिजेरियन हुआ है तो उसमें चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें बेटर चांसेस हैं अगर पेशेंट को खुद से पेन लग जाए, क्योंकि नेचुरल पेन लग जाए तो वो वेल एंड गुड है और उसमें फिर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो फर्स्ट सिजेरियन है और वो जैसे होता है कि समटाइम पेशेंट मुझसे कहते हैं आप हमें पेन क्यों नहीं लगा देती, तो पेन हम नहीं लगा सकते क्योंकि जो इंड्यूस लेबर करेंगे उसमें रिस्क ऑफ रप्चर, जो प्रीवियस स्कार है उसका रप्चर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए मतलब पहली बात तो ये कि मुझे यही है कि पेशेंट का डॉक्टर पे ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। समटाइम हमारे यहाँ क्योंकि वो ज़ाहिर है पूरा नॉलेज नहीं होता
तो हम एक बदगुमान ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसमें यही है कि ज़ाहिर है अगर नॉर्मल की तरफ पेशेंट जा रहा होता है, जिस तरह अब हम लोग टीचिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, तो हमारा तो आखिरी हद तक हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो जाए। लेकिन वो अल्टीमेटली अगर कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं तो उसके लिए फिर हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि आपके साथ ये इशू चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस उसके हैं, बट वी विल सी कि अगर कोई चांस नॉर्मल बना केस। आपका। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। और ऐसी खवातीन जो पहले अनफॉर्चुनेटली अगर मिसकैरेज के एक अमल से गुजरती हैं, ऐसी खातून जिसका पहले मिसकैरेज हो जाता है एंड वो अगेन कंसीव करती हैं, तो उनके लिए क्या एहतियात है? देखिए उसमें ना यानी कि दो तरह के मिसकैरेजेस होते हैं। एक होते हैं पहले 3 माह का, जी। उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते ओके। हैं, और एक होते हैं अगले यानी कि चौथा, पांचवा या छठा महीने वाला मिसकैरेज, वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज फ़र्क हैं, फर्स्ट के फ़र्क है। ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज अगर फ़र्ज़ करें हो रहा है, तो उसके अंदर जो मौरूसी जो है ना, वो जेनेटिक कॉजेज ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कज़न मैरिज हो गई, या कोई दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का जो एम्ब्रियो जो बना उसमें कोई डिफेक्ट था, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से आप ये कह लें कि ऐसे बच्चे ऑटोमेटिकली मिसकैरेज हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम। क्योंकि हमारे यहाँ कोई इतना ऐसा अच्छा सिस्टम नहीं है कि जो उसमें से पीसेस निकल रहे हैं हम उनको टेस्ट करने भेजें। वो इतने एक्सपेंसिव टेस्ट हैं कि ना तो वो पेशेंट करवा पाता है, तो वो रूटीन में बस वो मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे एक कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनमें टॉर्च इन्फेक्शन में रूबेला इन्फेक्शन है, वो एक कॉज हो सकता है। फिर अगर किसी की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ चल रही है तो उसकी प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए वो एक बहुत इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट। जबकि अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ में से मैं आज सिर्फ 2 मोटी कॉजेज़ बता देती हूँ आपको, कि एक होता है कि बच्चेदानी के मुंह का कमज़ोर होना, उसमें फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला मिसकैरेज हो जाता है। उसके लिए फिर वो उनको एक उनका डॉक्टर जो है वो टाइम से पहले एक स्टिच लगा देता है ताकि प्रेगनेंसी टाइम पूरा कर ले, क्योंकि वो वीक है उनका सर्विक्स का। इसके अलावा जो दूसरा कॉज है उसको हम बोलते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। उसमें ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि या बच्चा फौत हुई जा रहा है, या बच्चा ज़ाया हो जाता है, और समटाइम पहले ट्राइमेस्टर के भी 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे ज़ाया हुए हैं, या दूसरे ट्राइमेस्टर वाला बच्चा पेट में फौत हो रहा है, या कंटिन्यूसली उसका बच्चा कोई अलाइव नहीं है। तो फिर ये एक कॉज आती है जिसके अंदर फिर हम कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम उसको शुरू हमल से स्टार्ट करा देते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से वो एक अलाइव बेबी बॉर्न और करती इस है। तरह के पेशेंट जो पहले मिसकैरेज के बाद कंसीव करना चाहते हैं, तो उससे पहले के भी कुछ होंगी ट्रीटमेंट्स वगैरह जो उनको करवाना ज़रूरी है, और क्या हमारे यहाँ इतनी आगाही है ख़वातीन में? देखें, इसको हम बोलते हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, वो दैट इज़ वेरी रेयर। क्या इतनी अवेयरनेस नहीं है कि एक खातून प्रेग्नेंट होने से पहले वो आके कहे कि अच्छा आप अगर कोई टेस्ट है मेरे तो मुझे बता दें, मैं जी करवा बिल्कुल लूँ। बिल्कुल। तो उसमें यही है कि देखें, जो आसान वाले टेस्ट हैं या जो अफोर्डेबल टेस्ट हैं, उनमें एक तो ये कि वो अपनी शुगर देख ले अगर उसकी फैमिली में रन कर रही बिल्कुल है। सही। दूसरा ये कि थायराइड, यूजुअली होता है कि थायराइड का इशू चल रहा होता है, तो उसमें वो इग्नोर कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि या हाइपर है या हाइपो है, तो फिर वो थायराइड का टेस्ट हम एडवाइस कर देते हैं। या अगर वो अफोर्डिंग पेशेंट होता है तो फिर हम उसके कुछ टॉर्च इन्फेक्शन, जो मैंने इन्फेक्शन की बात की थी, वो थोड़े एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं, तो अगर वो पेशेंट अफोर्ड करता है तो फिर हम वो भी लिख के दे देते हैं। और बाकी ये कि अगर किसी का फैमिली में ही चल रहा है कि कज़न मैरिज है, और हमें पहले भी पता है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसे बच्चों में नुक्स आए हैं, तो फिर उनकी हम देख सकते हैं कि कैरियोटाइपिंग हम मतलब हमल से पहले दोनों मियाँ और बीबी की करवा लें, तो वो हो सकता है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो अवेयरनेस से पता चलती हैं, और ख़वातीन को स्पेशली जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो थ्रू आउट द टाइम, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी सेहत और बेबी की सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों से अवेयर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप नेक्स्ट जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकेंगे। हमारे यहाँ जो होती हैं अम्माओं को बड़ा होता है कि ख़वातीन का, अपनी बेटियों का, बहुओं का बड़ा ख्याल रखा जाए, तो ड्राई फ्रूट्स और देसी घी का इंटेक बढ़ा दिया जाता है। दूध, दही ओवर, मतलब जितनी मुझे लगता है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम देना शुरू कर देते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितनी हद तक ये चीज़ सही है और कितनी गलत है? देखिए,
कुछ पोर्शंस में लेनी चाहिए चीज़ें। और अगर मैं बात करूँ मिल्क इनटेक, वो तो अगर मैं कहूँ भी ना पेशेंट को, हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगता, हमें स्मेल नहीं अच्छी लगती, और मिल्क से तो सारे भाग रहे होते हैं। अगर ले लें तो मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर मैं उन्हें कहती हूँ आप थोड़ा सा जायका बदल लें, आप कुछ मतलब अगर उनको ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है तो वो बादाम थोड़े क्रश करके डाल लें, वो उससे चेंज हो जाएगा, या सौंफ को पीस के डाल लें, उससे टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो बाकी मैं उन्हें ये ज़रूर बताती हूँ कि अगर गर्मियों का मौसम है तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दूध सोडा पी रहे हैं और आप तो जनाब दूध ले रहे हैं, तो वो आपकी भूल है। क्योंकि अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय में भी लोग दूध पत्ती को बड़ा इफ़ेक्टिव समझते हैं, तो जब उसमें टी ऐड हो गई तो देयर इज नो, हाँ बिल्कुल, देयर इज नो कैल्शियम इन इट। मतलब इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कितना पोर्शन ले रहे हैं और कितना बैलेंस आप कितना ले रहे हैं। और घी तो बिल्कुल आप कह लें कि ना, घी और सॉल्ट इनटेक और शुगर इनटेक ये बड़ी केयरफुली करनी है। क्योंकि देखिए ना, अगर आपको अंदर ही अंदर कहीं बीपी का इशू चल रहा था और आप घी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक का बेदरेग, तो वो तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा आपका। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ना थोड़ा सा मतलब बैलेंस में रखें ना चीज़ों को। फिर ड्राई फ्रूट का पेशेंट अक्सर पूछ लेते हैं सर्दियों में, उनको मैं बोलती हूँ कि अगर तो आपको बीपी का इशू नहीं है तो यू कैन टेक इट, बट लेकिन जाहिर है कि एक थोड़ा सा अमाउंट आप डेली ऐसे जैसे मंचिंग कर ली, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि जाहिर है कि ढेर सारा बैठ के खा लिया। ये बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब जिनकी अवेयरनेस होना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन एक बैलेंस रख के खानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई एम श्योर कि हमारी जितनी भी ख़वातीन ने आज देखा होगा इस सेशन, उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होके होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को, जब हम कहते हैं ना मतवाजन, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खाना खा रहे हैं तो बैलेंस उसमें रखें। अगर आप वॉक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें, मशवरा करें, जितनी ज़रूरत है उतना करें, ताकि आप एक आसान अंदाज से एक नई जान को इस दुनिया में लेकर आ सकें। बाकी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।